हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और जो कि हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का यूनिट है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच pollutant is primarily responsible for the formation of acid rain। नहीं, कौन सा इसमें से पॉल्यूटेंट है जो एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स अब अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा, ओजोन भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं एसिड रेन का। तो एसिड रेन में मुख्य रूप से यानी मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड होता है और NOx होता है। NOx मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये NOx में सब आ गया, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्सीडेंट हैं सारा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको NOx बोलते हैं, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये दोनों जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। और वही फिर एसिड एसिड रेन के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस में आते हैं, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत है। ठीक है, पॉइंट तो हम जानते हैं पॉइंट सोर्स होता है, किसमें होता है, वाटर पॉल्यूशन में। यानी वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, दो तरह से हम सोर्स को कैटेगराइज करते हैं, है ना। वाटर पॉल्यूशन में दो तरीके से हम पोल्यूटेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। तो एक हमारा होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। एक होता है हमारा पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत है, यानी कौन सा पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। तो पॉइंट सोर्स कौन सा होगा, फैक्ट्री का चिमनी। ठीक है, यानी कारखाने की चिमनी। अब यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट सोर्सेज से, क्यों कहें, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है, यानी एक पर्टिकुलर जगह से निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगा। और ये पॉइंट सोर्स वैसे सोर्स को कहते हैं जो कि जो पॉइंट सोर्स वैसे सोर्स को कहते हैं जो क्या है हमारा इजिली आइडेंटिफिएबल है, यानी जिसको हम आसानी से चिन्हित कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो पॉल्यूटेंट है वो यहाँ से निकल रहा है। और नॉन पॉइंट सोर्स हम किसको कहेंगे, जो कि इजिली आइडेंटिफाइबल नहीं है या जिसको हम आसानी से चिन्हित नहीं कर सकते, यानी आसानी से नहीं जान सकते कि कहाँ से ये आया हुआ है। ठीक है ना, जैसे पेस्टिसाइड्स इन फील्ड्स, है ना, जो भी हमारा खेत है वहाँ पे जो भी पेस्टिसाइड्स हम छिड़क रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सा क्रॉपलैंड से क्या है वो हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे, या रन ऑफ हो रहा है तो उसे भी नहीं समझ पा रहे। ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्री का चिमनी है उससे जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है, तो वो हमें पता होता है कि इसी फैक्ट्री से ही वो वेस्ट वाटर निकल रहा है। तो ये हमारा कैसा होगा, पॉइंट सोर्स होगा। फिर है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। अब हम अभी थोड़ी देर पहले हम एक क्वेश्चन देखें कि वाटर पॉल्यूशन में दो सोर्स होता है, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण सबसे अधिक निम्नलिखित से जुड़ा है, यानी किससे ज्यादा एसोसिएटेड है, यानी किससे ज्यादा लिंक करता है, तो ये वाटर पॉल्यूशन से। क्यों, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन में ही हम पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा कि द प्राइमरी कॉज ऑफ अर्बन एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का प्राइमरी कॉज क्या है अर्बन में। ठीक है, अर्बन में मीन्स क्या हुआ, शहरी में, यानी शहर में। तो क्या है, इंडस्ट्रियल इमिशन, यानी इंडस्ट्री से निकलता हुआ जो भी उत्सर्जन है, उत्सर्जन मतलब एयर पॉल्यूटेंट है, वो एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है, कारण है। कहाँ पे, शहर में। ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड नहीं होगा, डिफोरेस्टेशन नहीं होगा और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा इंडस्ट्रियल इमिशन। अब हम देखते हैं विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सा गैस है जो मुख्य रूप से
ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेवार है या उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, हीलियम भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है ना? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया यानी CH4 मीथेन, फिर N2O होगा नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFC होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर H2O भी। H2O भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा बनता है टूटता है, ठीक है, या और मोस्ट वेरिएबल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा वेरिएबल गैस अगर बोला जाए तो कौन है? H2O है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस कौन सा होगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू स्मोक फॉर्मेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ स्मोक निर्माण में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ये हमारा होगा वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स और कंपाउंड्स। यहाँ पे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन्स भी लिखा हो सकता है, तो दोनों सही है, ठीक है। यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। वाष्पशील मतलब उड़नशील जो होता है ना, जो कि जिसको हम रूम रूम पे रखेंगे तो वो उड़ सकता है या वोलेटाइल हो सकता है, वाष्पशील है वो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कॉन्टामिनेटेड वाटर, यानी कॉन्टामिनेटेड वाटर से कौन सा डिजीज या कौन सा रोग आपको हो सकता है? तो मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर मतलब वाटर पोल्यूशन से, ठीक है। क्षय रोग नहीं होगा, यानी ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, जो कि ये तो बैक्टीरिया की वजह से होता है ना। फिर मधुमेह यानी डायबिटीज भी नहीं होगा। तो ये हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा? कॉलरा, ठीक है। कॉलरा क्या होता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है, यानी प्रदूषित जल से होता है। फिर है द एसआई यूनिट ऑफ नॉइज लेवल इज, है नॉइज लेवल का एसआई यूनिट क्या है, यानी एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है? तो उसका डेसिबल है ना, डेसिबल। अगर साउंड अगर बोले तो हर्ट्ज होता। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता साउंड, तो साउंड के लिए फिर हम ये हर्ट्ज टिक लगाते हैं, ठीक है। अगर एनर्जी बोलता तो हम जूल टिक लगाते हैं। अगर प्रेशर बोलता तो हम पास्कल टिक लगाते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। आपको अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फिर एसिड रेन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ, एसिड रेन जो है वो किसके वजह से होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स के कारण से होता है, ठीक है। यानी अम्ल वर्षा का मुख्यतः किसके उत्सर्जन के कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हमारा है कि द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कौन सा पार्ट में ओजोन लेयर होता है? यानी ओजोन लेयर तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, यानी हिंदी में इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। तो हमारा जो मान के चलिए कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है या पृथ्वी है, ठीक है। तो इस पृथ्वी के जो पहले ऊपर जो लेयर होगा वो होगा ट्रोपोस्फेयर। फिर इसके जो ऊपर जो लेयर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, सॉरी, माने ये होगा ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर को हम हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। फिर होगा हमारा मेसोस्फेयर जिसको हम मध्य मंडल कहते हैं, ठीक है। फिर आएगा हमारा थर्मोस्फेयर जिसको हम ताप मंडल कहते हैं। फिर होगा हमारा आइनोस्फेयर, फिर होगा हमारा एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसी में ओजोन लेयर होता है, ठीक है। कितना से कितना के बीच में लाई करता है? तो 8 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर होता है। अब ये लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये वेरी भी कर सकता है। 8 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में क्या होता है? ओजोन लेयर होता है, ठीक है। तो ये वेरी भी कर सकता है, इसलिए वेरी करता है क्योंकि हमारा जो इक्वेटर है और पोलर रीजन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेरी कर सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल गैस, इसमें इनमें से कौन सा है जो कि नेचुरल गैस है? नेचुरल गैस मतलब कैसा? ग्रीन हाउस गैस है, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? वाटर वेपर है हमारा, ठीक है। ये नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। अभी थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में डिस्कस भी किए थे, ठीक है, कि मोस्ट वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर, ठीक है। और नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इज वाटर वेपर, क्योंकि ये तुरंत बनता है तुरंत टूटता है, ठीक है। इसका तुरंत एसोसिएशन होता है, फोटो डिसोसिएशन होता है, दोनों होता है साथ में एटमॉस्फेयर में। तो
उसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, यानी प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर को ही हम लोग एक क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था, 1987 में। कहाँ पे, मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, जो कि है कनाडा में, ठीक है। वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, जिसमें कई सारे देशों के जो वहाँ पे सेक्रेटरी थे वो भाग लिए थे, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसमें ओजोन लेयर को ओजोन लेयर को यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जितने भी हैं, सीएफसी हैं, ठीक है, एचएफसी हैं, तो ये सब का उत्सर्जन जो है वो कम करेंगे, ये डिसाइड हुआ था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच प्रोटोकॉल इज एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, इनमें से कौन सा कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के को लेकर है, यानी कम करने से संबंधित है, तो हमारा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है, और क्योटो कहाँ पे है, जापान में। तो किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल्स को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, and please like, subscribe more and more. Thank you so much.